तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ से खबर आपको बता दें, देश भर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। देश 44 स्थानों पर देश के 44 स्थानों पर यह कार्यक्रम हो रहा है। लखनऊ के आईजीपी में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और पीएम मोदी ने वर्चुअली नियुक्ति पत्र दिए हैं। तो लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और पीएम मोदी ने वर्चुअली नियुक्ति पत्र दिए हैं। 70,000 युवाओं को यह नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। देश भर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले के माध्यम से देश के तमाम युवाओं को रोजगार देने का प्रयास भी किया जा रहा है। पीएम मोदी ने वर्चुअली तरीके से नियुक्ति पत्र दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 का शुभारंभ आज होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस अभियान की शुरुआत करेंगे। मुजफ्फरनगर और बिजनौर में उद्घाटन करेंगे। 22 जुलाई से 15 अगस्त तक पेड़ लगेंगे। 35 करोड़ वृक्षों का रोपण होगा। जी हां, तो 35 करोड़ वृक्षों का रोपण होगा। मुजफ्फरनगर और बिजनौर में उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 22 जुलाई से 15 अगस्त तक पेड़ों को लगाया जाएगा। तो वृक्षारोपण जन अभियान 2023 की शुरुआत हो रही है। 35 करोड़ वृक्ष लगाने का यह लक्ष्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 का शुभारंभ से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हमारे लिए पर्यावरण की रक्षा आस्था का विषय है। उन्होंने लिखा है कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है। हमारी पिछली पीढ़ियों ने संसाधनों की रक्षा की है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसा ही करना होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आपको हमने दिखाया। वाराणसी से खबर आपको बता दें, इंटरनेशनल टेंपल कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का आयोजन आज होगा। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टेंपल कॉन्क्लेव होने जा रहा है वाराणसी में। 3 दिन तक यह कॉन्क्लेव चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय टेंपल जो कॉन्क्लेव है ये 3 दिनों तक चलेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। 32 देशों से मठ, मंदिर और गुरुद्वारों के पदाधिकारी इस कॉन्क्लेव में पहुंचे हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख टेंपल के प्रबंधक हो रहे हैं शामिल। या मंदिरों की स्थिति को लेकर यह चर्चा होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय टेंपल कॉन्क्लेव का आज से आयोजन होगा वाराणसी में। इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख टेंपल के प्रबंधक शामिल हो रहे हैं। मंदिरों के रखरखाव और किस तरीके से सुविधाएं हैं, उन सभी को लेकर आज चर्चा होगी। 3 दिन तक ये कार्यक्रम वाराणसी में चलेगा। देश में पहली बार इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। सीएम योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था को लेकर दुरुस्त करने की कवायद कर रही है। इसी क्रम में अब निजी प्रतिष्ठानों, घरों, बैंक, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, पार्क, मॉल, स्कूल, सरकारी विभागों में लगे सीसीटीवी कैमरों को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के हर शहर को सेफ सिटी के रूप में विकसित करने की सरकार कोशिश कर रही है। यह काम को 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 17 नगर निगम, दूसरे चरण में नगर पालिकाएं और तीसरे चरण में हासिल वीडियो एनालिटिक का प्रयोग करते हुए सुरक्षा के दायरे को बढ़ाया जाएगा। शुक्रवार को प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की अध्यक्षता में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का आयोजन नगरीय प्रशासन एवं संसाधन नगरीय विकास निदेशालय के सभाकक्ष में किया गया है। मीटिंग में 7 कंपनियां प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रही, जबकि 20 कंपनियां वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। अमृत अभिजात की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रमुख रूप से लखनऊ, कानपुर और अलीगढ़ नगर निगम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह चर्चा हुई है। इफकोर इंडिया लिमिटेड ने प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि उसने अलीगढ़ में लगभग 2000 कैमरों से 800 कमरों का सर्वे किया है। आधिकारिक पुष्टि हो जाने के बाद लगभग 2 माह के अंदर इनको नेटवर्क से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में प्रदेशवासियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी परियोजना पर चर्चा भी हुई है। इस परियोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक का प्रयोग कर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने, अपराधियों को पहचानने, शोधों पर नकेल कसने, किसी आपात स्थिति में महिलाओं एवं बच्चों की तत्काल मदद पहुंचाने और आत्महत्या को रोकने में मदद को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। सेशन में इन हाउस डाटा स्टोरेज और क्लाउड स्टोरेज, आईपी व एनालॉग कैमरे के इस्तेमाल, वीडियो एनालिटिक्स के प्रकार पर गहन से चर्चा हुई है।
जालौन पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना ने देश को शर्मसार किया है। उन्होंने इसके लिए बीजेपी नेताओं को दोषी ठहराया है। सपा के दिग्गज नेता रहे इंद्रजीत यादव की शोक सभा में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि मणिपुर की घटना ने देश को आज शर्मसार किया और इससे भी ज्यादा शर्मसार बयान उनके पार्टी के मुख्यमंत्री का बयान है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का बयान इतने दिन बाद आता है। सड़क पर महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया और किसी को जानकारी तक नहीं हुई। मणिपुर के मुख्यमंत्री का बयान बेहद ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद सीएम का कहना है कि यह एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, उससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं है। आरएसएस पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि देश में नफरत की राजनीति चल रही है। मणिपुर को राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। देश में इतनी बड़ी घटना हो जाए और बीजेपी के पीएम और गृह मंत्री को जानकारी ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है, ऐसा संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के होम मिनिस्टर को न पता हो। सच्चाई तो ये है कि आरएसएस की नफरत की राजनीति, आरएसएस की बांटने की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट कैसे बढ़े, लड़ाई और झगड़े और नफरत से लोगों में दूरियां हो जाएं, उन्हें वोट कैसे मिले, इस दिशा में लगातार वो प्रयोगशाला की तरह मणिपुर को इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। इस दौरान पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्कामुक्की भी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को सुबह से ही एबीवीपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता दोपहर बाद तक कुलपति का इंतजार करते रहे, फिर भी शाम 3 बजे तक कुलपति बाहर नहीं निकले, जिसके बाद नाराज कार्यकर्ता कुलपति कक्ष में पहुंच गए और इस दौरान पुलिस अपनी सुरक्षा में कुलपति को बाहर निकाल रही थी। तभी कार्यकर्ताओं ने कुलपति पर हमला बोल दिया। कुलपति को पीटने के साथ ही बीच बचाव कर रहे पुलिसकर्मियों से भी कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहले भी कई बार प्रदर्शन किया था। इस संबंध में 26 जून को भी प्रशासनिक भवन पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था और उस दिन कार्यकर्ताओं ने 3 गेटों के ताले भी तोड़ दिए थे। उसके बाद कुलपति ने एक एक छात्रों की समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया था कि जल्द ही इन सभी का समाधान कर दिया जाएगा। हालांकि इसका कोई परिणाम नहीं निकलने पर गुरुवार को कुलपति का पुतला फूंकने की चेतावनी दी गई थी और कई दिनों से धरने पर बैठे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा शुक्रवार दोपहर बाद फूट पड़ा। यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस को देखकर एबीवीपी कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस ने भी मारपीट की। बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया और मौके से कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, गोरखपुर की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिसकर्मी और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह से झड़प हो रही है वो भी आप देख पा रहे हैं। धक्का मुक्की की तस्वीरें हैं और आरोप है कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कुलपति पर हमला किया है। वहीं पीएफआई के सरगना कमाल केपी के खिलाफ एसटीएफ ने एनआईए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसटीएफ ने कमाल केपी को हाथरस कांड के बाद यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश रचने का दोषी बताया है। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के सरगना केरल के मल्लापुरम निवासी कमाल केपी के खिलाफ एसटीएफ ने राजधानी स्थित एनआईए की विशेष अदालत में बृहस्पतिवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसटीएफ ने कमाल केपी को हाथरस कांड के बाद यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश रचने का दोषी बताया है और साथ ही सीएए एनआरसी के खिलाफ देश के कई हिस्सों में हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल लोगों के संपर्क में होने और दंगे भड़काने के साथ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए फंडिंग का भी दोषी पाया है। एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि कमाल केपी ने पीएफआई सदस्यों के साथ देश में अलग अलग समुदायों और वर्गों को भड़काकर हिंसक घटनाएं कराने के उद्देश्य से कार्डो.को वेबसाइट, वेब पेज और जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम पोर्टल बनाया। इसके लिए
टूल किट तैयार कर उसका प्रचार प्रसार भी किया। दंगे कराने के लिए सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में केरल के मल्लापुरम में एक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें कमाल केपी, सिद्दीकप्पन, असद बदरुद्दीन, फिरोज खान, नसीरुद्दीन मौजूद थे। इसमें सीएए एनआरसी को लेकर दंगे भड़काने वालों के खातों में पैसा भेजने पर सहमति बनी। इससे पहले पीएफआई की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 12 मार्च 2018 को मलाबार हाउस में मीटिंग हुई, जिसमें कमाल को 15,000 रुपए महीना देने का प्रस्ताव पारित किया गया। एसटीएफ ने जब उसके खातों की जांच की तो पता चला कि जुलाई 2018 से मार्च 2021 तक उसे पीएफआई और रिहाब की ओर से रकम भेजी जा रही थी। इसी तरह कई अन्य संदिग्ध खातों से भी कई बार रकम आने की भी पुष्टि हुई है। इस रकम को आतंकी कार्यों के लिए इस्तेमाल किया गया। जांच में हाथरस कांड के बाद जातीय हिंसा भड़काने की साजिश के मुख्य आरोपी सिद्दीकप्पन और कमाल केपी के बीच व्हाट्सएप चैट के जरिए बातचीत के प्रमाण भी मिले हैं। कप्पन ने 9 जनवरी 2020 को कमाल के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल रिकॉर्डिंग भेजी थी। मलयालम भाषा में भेजी गई रिकॉर्डिंग का अनुवाद करने पर पता चला कि दोनों यूपी में कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और दंगे भड़काने की साजिश रच रहे थे। इसके अलावा सिद्दीकप्पन ने कमाल को बंगलुरु हिंसा, बाबरी मस्जिद से जुड़ी खबरें भी भेजी थी। कमाल केपी ने सितंबर 2020 में कप्पन को हाथरस जाने के लिए 20,000 रुपए भी दिए थे। ये वही सिद्दीकप्पन है जिनको हाथरस कांड के दौरान गिरफ्तार किया गया था। केरल के रहने वाले सिद्दीकप्पन जो है हाथरस कांड को कवर करने जब जा रहे थे तो रास्ते में इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। 4 दिन पहले छात्र की गोली मारकर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। छात्र की हत्या उसके दोस्तों ने प्रेम प्रसंग को लेकर की है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जबकि 2 अभी भी फरार हैं। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में 4 दिन पहले रात में 24 वर्षीय स्नातक के छात्र शिवम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। युवक की हत्या उसके दोस्तों ने ही की। शिवम की हत्या उसके दोस्तों ने दारू के नशे में लड़की के विवाद के चलते अपना वर्चस्व दिखाने के लिए शिवम यादव की 5 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पूरी घटना शिवम के साथी ने देख ली थी और घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने शिवम यादव की हत्या मामले में विनय यादव, आशुतोष भदौरिया, पृथ्वीराज भदौरिया, रोहन चौहान, छोटू और फौजी सहित 5 लोगों पर केस दर्ज किया है और उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 आरोपी अभी भी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 तमंचा, जिंदा कारतूस और 1 चाकू बरामद हुए। जनपद के फ्रेंड्स कॉलोनी में दिनांक 17-18 की रात में जो है मंडी के पास गोली मारकर के शिवम यादव नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उस मामले में 5 लोग नामजद हुए थे। उसके भाई द्वारा, मृतक के भाई द्वारा अभियोग दर्ज कराया गया था। 302 आईपीसी और 34 आईपीसी का अभियोग दर्ज हुआ था। 149, 147, 148। उसके आधार पर पुलिस टीम सीओसिटी के नेतृत्व में लगाई गई थी उनको नैब करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि गंभीर घटना थी और उसका असलहे से मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उस आधार पर चूंकि एक सनसनीखेज वारदात थी, इस संबंध में सीओसिटी और उनकी पूरी टीम, फ्रेंड्स कॉलोनी और एसओजी और सर्विलांस की टीम लगाई गई थी। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के आधार पर ये सूचना मिली, टिप ऑफ मिला कि ये तीनों उसी गाड़ी से, जो जिस गाड़ी से वारदात की गई थी, इनफील्ड गाड़ी से बदमाश फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में जो है भाग रहे हैं। इनको जो है चेक किया गया पुलिस टीम द्वारा, तो उनके तो पकड़ा गया। 3 लोगों को पकड़ा गया जो नामजद थे। उसमें पृथ्वीराज, आशुतोष और रोहन 3 नामजद गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 2 तमंचे, 1 चाकू और कारतूस वगैरह बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ वो गाड़ी जो प्रयुक्त हुई थी वह भी बरामद किया गया है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप बने रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया के साथ।